देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट इंडियंस के मन में गुस्सा था और कैसे इंडियंस ने उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई, जिसमें हमने मोस्ट रिसेंट एग्ज़ाम्पल दांडी मार्च का देखा था, जो सॉल्ट मूवमेंट था, जिसमें गांधी जी ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया हुआ था, उस टैक्स के अगेंस्ट एक दांडी मार्च उन्होंने किया, जो कि उनके अपने आश्रम साबरमती में, गुजरात में, दांडी जो टाउन था उनका, साबरमती से टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, उनके अपने आश्रम साबरमती के आश्रम से दांडी के तट तक यानी कि कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, वहाँ तक की पूरी पैदल उन्होंने यात्रा की। बहुत लंबा ट्रैवल था ये, 240 माइल्स का। और इस ट्रैवल से गांधी जी की जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हैं। नाउ अब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था उसकी शुरुआत जब की, तो ये मूवमेंट लोगों में किस तरह से लोगों ने इस मूवमेंट को लिया। सबसे पहली बात, इस मूवमेंट के अंदर लोगों से अपील की गई कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह का कॉपरेशन ना करें, और साथ ही साथ जो कॉलोनियल लॉज थे, यानी ब्रिटिशर्स ने जो लॉज बनाए हुए थे, उन कानूनों को भी तोड़ा जाए। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में हज़ारों लोगों ने इस सॉल्ट जो लॉ था, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का जो लॉ था, उसको तोड़ा, और गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज जो थी उनके आगे डेमोन्स्ट्रेशंस किए। जैसे जैसे मूवमेंट फैलता गया, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को एक तरह से तोड़ा गया, पीजेंट्स ने जो लगान था और चौकीदारी टैक्सेस को देने से मना किया। कई सारे ऐसे विलेज ऑफिशियल्स थे जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, और बहुत सी जगहों पर गांव के जो जंगलों में जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को भी, ऐसे लॉज जो कि जानवरों को चराने, ग्रेजिंग कैटल, इसको लेकर ब्रिटिशर्स ने कई ऐसे लॉ बनाए हुए थे जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट को, यानी फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा एरिया रिजर्व कैटेगरी में रखा गया था, जिसमें कोई भी अपने जानवरों को चराने नहीं ले जा सकता था। तो इन चीज़ों के खिलाफ भी लोगों ने, एक तरह से आप कहते हैं, इन लॉज को तोड़ा। ना इन सब चीज़ों की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इस परेशानी की वजह से कई सारे कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट किया गया। इससे बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे वायलेंट क्लैशेस भी हुए, यानी ब्रिटिशर्स, यानी गवर्नमेंट और पुलिस, गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस और आम लोगों के बीच में कई जगह पर झगड़े भी हुए। और अब्दुल गफ्फार खान, जो कि महात्मा गांधी के एक काफ़ी डिवोटेड डिसाइपल थे, उन्हें अप्रैल 1930 में अरेस्ट किया गया। और जो क्राउड थे पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, उन्होंने अपने गुस्से में अपने डेमोन्स्ट्रेशंस के दौरान उन्हें काफ़ी सारे, आप कह सकते हैं, ब्रिटिशर्स की जो कार्स, जो उनके पुलिस कार्स और पुलिस फायरिंग का सामना करना पड़ा। इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। और 1 महीने के बाद जब गांधी जी भी अरेस्ट कर लिए गए, तो जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स थे शोलापुर में, उन्होंने पुलिस के पोस्ट पर, जहाँ पर पुलिस स्टेशंस आप कह सकते हैं, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और हर वो जगह जिससे ब्रिटिशर्स का, आप कह सकते हैं कि जो राज था इंडिया के ऊपर, वो शो होता है, उन हर जगहों पर लोगों ने अटैक किए। नाउ इसके बदले में
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से रिप्रेशन की पॉलिसी को अपनाया। कई सारे सत्याग्रही जो थे, जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें भी अटैक किया गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, औरतें और बच्चों को मारा पीटा गया और 1 लाख के आसपास लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को ख़त्म करने का डिसाइड किया और लॉर्ड इरविन के साथ 5 मार्च 1931 में एक ट्रीटी साइन की या एक पैक्ट साइन किया। इस ट्रीटी में ये लिखा गया था कि गांधी जी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि पिछली ये सेम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने बॉयकॉट कर दी थी, उसमें जाने से मना कर दिया था। अब गांधी जी लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और गवर्नमेंट ने इस बात पे एग्री किया कि वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो लोगों को ब्रिटिशर्स ने पकड़ा था, उन्हें गवर्नमेंट आज़ाद कर देगी। अब दिसंबर 1931 तक गांधी जी लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गए, लेकिन इस दौरान गांधी जी को काफ़ी निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि जो वो अचीव करना चाहते थे उसमें से कई सारी चीज़ें वो अचीव नहीं कर पाए। तो अब वापस जब वो आए तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स लोगों के ऊपर और ज़्यादा अत्याचार ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिए हैं। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने आज़ादी के बाद, वो दोनों ही जेल में उन्हें भेज दिया गया था। और कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को एक इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया और लोगों को मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और बॉयकॉट से रोकने के लिए कई सारी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। अब गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर काफ़ी सोचना पड़ रहा था उनको। तो 1 साल तक ये मूवमेंट चलता रहा, लेकिन 1934 में आके इस मूवमेंट के अंदर जो मोमेंटम था वो ख़त्म हो गया, यानी कि ये मूवमेंट आगे कैरी ऑन नहीं हो पाया। अब हम समझते हैं कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो इस मूवमेंट को किस तरह से देख रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमने कहा कि ये मूवमेंट पूरे देश में फैल गया था और अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन सबके लिए मूवमेंट का एक अलग मतलब था। सबके लिए स्वराज यानी आज़ादी का अलग मतलब था। जैसा हमने देखा कि जो असम के अंदर चाय के बागानों में काम करने वाले लेबर्स थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब था अपने घर तक जा पाना। इसी तरीके से रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़ लाइक द पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट, यानी उत्तर प्रदेश के जो जट थे और इसी तरीके से पट्टीदार से गुजरात के, ये इस मूवमेंट में एक्टिव थे काफ़ी। ये लोग कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे। कमर्शियल क्रॉप्स मतलब ऐसी फसलें जो कि मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं, खुद के फैमिली को कंज्यूम करने के लिए नहीं। लेकिन इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस समय जो एक ट्रेड डिप्रेशन चल रहा था, ट्रेड डिप्रेशन से हमारा क्या मतलब है कि ट्रेड में बहुत गिरावट आ गई थी, बिज़नेस बहुत बंद हो गए थे, तो इस वजह से चीज़ों की कीमतें बहुत कम हो गई थी, तो इनके पास इनकी इनकम बहुत कम रिसीव हो पा रही थी। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. As their cash income, क्योंकि उनकी जो कैश था उनके पास, उनकी इनकम धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, तो वो गवर्नमेंट को जो लगान देना पड़ता था इन लोगों को, ये नहीं दे पा रहे थे।
और गवर्नमेंट अपना लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा भर गया था। अब ये जो रिच पीजेंट्स थे ये भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी स्ट्रांगली गवर्नमेंट के साथ आ गए थे, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़ एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स। इन लोगों ने अपनी कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज कर ली और ऐसे कई मेंबर्स थे इनकी कम्युनिटीज़ में जो इन बॉयकॉट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने से थोड़ा झिझक रहे थे, उन्हें भी इन्होंने शामिल कर लिया अपने साथ फोर्सफुली। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़। तो उनके लिए, ऐसे रिच पीजेंट्स के लिए, आज़ादी का मतलब था कि जो उनसे एक्स्ट्रा लगान लिया जाता था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। लेकिन जब 1931 में रेवेन्यू के रेट्स कम हुए बिना ये मूवमेंट को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए। सो इसलिए 1932 में जब ये मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि ये लोग उस समय काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे मूवमेंट के अचानक रुक जाने से। नाउ अब जो गरीब पीजेंट्स थे, यानी कि जो मजदूर थे, वो रेवेन्यू के कम होने में खास इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि इन लोगों के पास जो ज़मीनें थीं वो इन्हें ज़मींदारों से मिली होती थी रेंट पर, किराए पर। जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ता गया, यानी मार्केट में बिजनेस ठप होते गए, इनके पास जो इनकम थी वो कम होती गई। तो जो छोटे मोटे मजदूर थे, किसान थे, जिन्हें ज़मींदारों को किराया देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था, वो देने की हालत में वो लोग नहीं रहे। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। ये लोग ये चाहते थे कि जो रेंट इन्हें देना है लैंडलॉर्ड्स को वो कहीं ना कहीं से इनके लिए इंतज़ाम किया जाए। दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो ऐसे जो गरीब किसान थे उन्होंने भी कई ऐसे दूसरे बड़े मूवमेंट्स को ज्वाइन किया जो इनकी लिए लड़ाई लड़ सकते थे। अब कांग्रेस को इस समय ये चिंता सता रही थी कि जो अमीर पीजेंट्स होते हैं, रिच पीजेंट्स हैं, और जो ज़मीनों के मालिक थे, अगर कांग्रेस गरीब किसानों को, जो डिमांड थी किसानों की कि उनसे लगान ना लिया जाए, तो जो रिच पीजेंट्स थे, वो उनसे, रिच जो ज़मींदार थे, वो कांग्रेस से नाराज़ हो जाएंगे। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस और जो पीजेंट्स थे उनके बीच में कोई ख़ास इतना अच्छा जुड़ाव नहीं बन पाया। तो इससे हम देख सकते हैं कि कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस भी जो गरीब पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके लिए सब कुछ नहीं कर रही थी। आगे देखते हैं बिजनेस क्लास, यानी इसमें वो लोग आते हैं जो कि बिजनेस के थ्रू अपना लाइवलीहुड चलाते थे। इन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कैसे, उसके साथ कैसे जुड़े ये लोग। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे प्रॉफिट्स कमा लिए थे और काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। अपने बिजनेस को बढ़ाने को लेकर उनका जो जोश था, इस वजह से वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, जिसमें उन्होंने कई बिजनेस एक्टिविटीज़ पे रोक लगा दी थी, तो ये लोग उन चीज़ों के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। ये बिजनेसमैन चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के थ्रू जो सामान आता है ब्रिटेन से, उसकी वजह से इनका बिज़नेस कम होता है, तो उस सामान पर थोड़ा रोक लगाई जाए और बाहर से आने वाले सामान को कम से कम किया जाए ताकि इनका सामान ज़्यादा बिक सके अपने देश में, इंडिया में। इसके लिए इन बिजनेसमैन ने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट
इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया 1920 में, और इसके साथ साथ फिक्की, जो कि आज एक ऑडिटोरियम का नाम भी है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे इन्होंने 1927 में तैयार किया। नाउ इसके अंदर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इनमें से पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला, जो आज हम बिरला ग्रुप देखते हैं, उन लीडर्स ने इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये लोग इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, उसके काफ़ी खिलाफ थे ये, उस पर इन्होंने काफ़ी अटैक किया। और इस अटैक के लिए उन्होंने, जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसमें पूरा साथ निभाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और इस दौरान इन्होंने इस मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, और इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने या बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया। ज़्यादातर जो बिजनेसमैन थे, उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि उनकी जो ट्रेड और इंडस्ट्री है उस पर कोई रोक टोक ना हो, और बाहर से आने वाला सामान उनके बिजनेस को अफेक्ट ना कर पाए। मोस्ट बिजनेसमैन come to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, तो ज़्यादातर जो बिजनेस ग्रुप्स थे वो इसमें कोई ख़ास जोश नहीं रहा उनको। इस मूवमेंट के अंदर उन्हें डर था कि धीरे धीरे ऐसा ना हो कि अगर ज़्यादा ही मूवमेंट बढ़ जाए और ब्रिटिशर्स ने अपनी मिलिट्री को देश में इम्प्लाई कर दिया, तो इससे सारे बिजनेस ठप ना हो जाएं। और जो कांग्रेस के जो यंग मेंबर्स थे, उनमें सोशलिज्म भी बहुत ज़्यादा, उस सोच को भी वो बढ़ावा मिल रहा था कि जहाँ पर प्राइवेट बिजनेस के बजाय जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन का ज़्यादातर हिस्सा कंट्रोल करे, और अगर ऐसा होता है तो जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे उन्हें इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में सिर्फ नागपुर रीजन को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थे, जो इंडस्ट्री चला रहे थे जो लोग, उन्होंने खास इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के और नज़दीक आते गए, वर्कर्स इससे दूर ही रहे। लेकिन इसके बावजूद कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन रखा, सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ गांधीयन प्रोग्राम लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। यानी कुछ चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, अपनाया अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, जैसे कि जो फॉरेन गुड्स थे उनका बॉयकॉट किया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए। और ऐसा वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें जो पैसा दिया जाता था उनके काम के बदले में, और जो वर्किंग कंडीशंस थी उनके लिए वो बहुत ख़राब थी। नाउ 1930 तक रेलवेज़ के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी अपनी स्ट्राइक्स शुरू कर दी थी, और डॉक वर्कर्स यानी कि जो शिप्स पर काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने भी स्ट्राइक्स शुरू कर दी थी। 1930 तक आते आते कई ऐसे हज़ारों वर्कर्स थे जो कि छोटा नागपुर में टिन माइंस में काम किया करते थे, खदानों में। उन्होंने गांधी जी की कैप्स पहनी जिस पर गांधी जी की पिक्चर्स थी, और प्रोटेस्ट रैलीज़ और बॉयकॉट कैंपेन्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन कांग्रेस इस समय तक वर्कर्स को की डिमांड्स को अपने स्ट्रगल में इंक्लूड करने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि इससे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपने आप को कांग्रेस से दूर फील करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि अगर वो
लोकल वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नुकसान होगा। तो इसीलिए कांग्रेस ने, आप कह सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा जो लोकल लेबर्स थे उनके मूवमेंट से थोड़ा अलग रखा। इट फेल्ट दैट दिस वुड अलाइनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। तो कांग्रेस को ये सोचना पड़ रहा था पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज़्यादा सपोर्ट उनको आम लेबर से मिल सकता है या इंडस्ट्रियलिस्ट उनको पैसों की फॉर्म में ज़्यादा हेल्प कर सकते थे। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसमें एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि जो वुमेन थी, औरतें थीं, उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रखा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो गांधी जी का जो सॉल्ट मार्च था उसमें हज़ारों वुमेन ऐसी थीं जो अपने घरों से निकली और गांधी जी को उन्होंने सुना। उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और कई सारी जगहों पर फॉरेन क्लोथ्स और लिकर शॉप्स को जलाया। बहुत सारी औरतें इसमें जेल भी गईं। बहुत सारे शहरों के अंदर ऐसी औरतें जो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थीं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। गांधी जी की आवाज़ पर बहुत सारी औरतों ने इस मूवमेंट में उनका साथ दिया। अब गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि जो औरतें हैं वो इसमें काफ़ी अच्छे से उनको हेल्प कर सकती हैं। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक कांग्रेस इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि औरतों को इसमें लाया जाए मूवमेंट में या वो घर के काम ही निभाएं और सिर्फ आदमी ही इन मूवमेंट्स में हेल्प करें। तो ये कन्फ्यूजन कांग्रेस के सामने काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रही, लेकिन फाइनली औरतों ने इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रखा।